हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमको स्टार्ट करना है कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी से पहले यदि मैं आपसे पूछूं कैपिलरी ट्यूब तो आप किसे कहेंगे? ए ट्यूब, द ट्यूब हैविंग फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। ऐसी हॉलो पाइप जिसका डायमीटर बहुत कम हो उसको अपन बोलते हैं एक्चुअली में कैपिलरी ट्यूब। फिर नेक्स्ट मुझे टॉपिक डिस्कस करना चाहिए आपसे कैपिलरिटी। तो व्हाट इज कैपिलरिटी? Ascending or descending of liquid in capillary tube is called capillarity. कैपिलरी ट्यूब मैंने आपको बताया, ट्यूब हैविंग फाइन बोर, BORE. The tube having fine bore is called capillary tube, and the ascending or descending of liquid in capillary tube is called capillarity. अब जैसे आपको मैं फिजिक्स के बेसिस पर डेफिनेशन दे रहा हूं, पर यदि मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूं तो बहुत इजीली आप इसको समझ जाएंगे। आप देखें तो आपको मालूम है ग्रेविटी का जो इफेक्ट रहता है वो डाउनवर्ड होता है। किसी भी चीज को आप जब पकड़ते हैं और ड्रॉप करते हैं तो वो डाउनवर्ड जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन कभी सोचो आप, जो ट्री है उस पर जो फ्रूट्स है वो ऊपर रहते हैं, जो लीव्स हैं वो ऊपर रहते हैं, और उन ट्रीज में जो वाटर है वो ग्राउंड से अपवर्ड जाता है फ्रूट की तरफ। तो वो कैसे जाता है? बाय कैपिलरी एक्शन। एक्चुअली में जो वुड होता है वो पोरस होता है, मतलब वुड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज 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 होते हैं, और इसलिए उसमें फाइन गैप बन जाता है। जो फाइन गैप होता है उसके थ्रू वाटर जो है वो चढ़ता हुआ ऊपर तक पहुंच जाता है। इसी को अपन बोलते हैं कैपिलरिटी। और थोड़ी इजी एग्जांपल दूं तो आप लोग जो कैंडल देखते हैं, जो दीपक देखते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि जो ऑयल लिया जाता है, जो ऑयल लिया जाता है वो इस तरीके से नीचे होता है, और इस तरीके से कॉटन आप रखते हैं और जब इसमें आग लगाते हैं, फायर देते हैं, तो ऐसा जलता है। तो ये जो ऑयल है वो यहां से ऐसा पहुंचता है यहां तक। इसी ऑयल की वजह से तो ये कॉटन जल रहा है। मतलब ऑयल जो है वो वेट ग्रेविटी के अगेंस्ट अपवर्ड जा रहा है। तो जो कॉटन होती है वो भी पोरस होती है, उसमें भी फाइन एयर गैप होता है जहां से ऑयल जो है वो अपवर्ड चढ़ जाता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, जिससे वो कैंडल या दिया या दीपक जो है वो जलते रहते हैं। आप कभी देखिएगा प्रैक्टिकल करके, कहीं पे बहुत पानी पड़ा हुआ है और आप वहां पर बहुत सारी आप रेत ले लीजिए, सैंड ले लीजिए और उसको डाल दीजिए, ड्राई सैंड को, और खड़े होकर देखिए, वॉच कीजिए, आपको देखने मिलेगा वो फटाफट फटाफट वाटर जो है वो चढ़ने लगेगा और पूरी सैंड को गीला करेगा। कभी देखिए एक बकेट में वाटर लेकर, और आपके पास में यदि रुमाल है तो रुमाल का या किसी भी कपड़े का एक एंड पकड़ लीजिए, दूसरे एंड को आप वाटर में डिप कीजिए, डुबाइए थोड़ा सा। आप देखेंगे कि जो वाटर है वो धीरे धीरे चढ़कर उस कपड़े में ऊपर चढ़ रहा है। एक्चुअल में जो कोई भी कपड़ा है, क्लॉथ है, वो नेट से बनता है, वर्टिकल थ्रेड्स, हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स, तो उसमें बीच में गैप होता है, वो बन जाता है एक्चुअली में, वो बिहेव करता है एज ए कैपिलरी ट्यूब और फिर वाटर उसमें राइज करता है। तो इस तरीके से आप कभी देखें इंक पेन, तो इंक पेन में आप देखेंगे जो निब होती है
उसमें निब में इस तरीके से कट लगा रहता है। ये जो रहता है इंक के लिए रहता है, कैपिलरी एक्शन। बहुत सारे बच्चों ढेरों एग्जांपल्स हैं जनरल लाइफ में, जब आप देखेंगे तो आप तुरंत वहां पर देखकर समझ जाएंगे कि सर ने बताया था हमको कैपिलरिटी, और उसी का ये एग्जांपल है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। अब मैंने ये आपको कैपिलरिटी की डेफिनेशन तो बता दी है, पर इससे रिलेटेड आपको एक एक्सपेरिमेंट होता है, और इस एक्सपेरिमेंट में आपको फाइंड करना होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी राइज मेथड। तो एक्चुअली में इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल मिलता है, या फिर ऑब्जेक्ट होता है डिटर्मिनेशंस ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड और वाटर बाय कैपिलरी राइज मेथड। तो इसमें हम लोग सरफेस टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज आपको यह सीखना है। तो बच्चों, यदि एक स्मॉल टैंक ले लें छोटा सा, और उसमें यदि हम कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करें, इसमें वाटर ले लें और इसमें यदि कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कर दें। मैं वैसे तुम लोगों को थोड़ा सा और याद दिला दूं, जो आप लोग बचपन से अभी वाटर बैग यूज करते हो, बॉटल्स यूज करते हो, उसमें भी, या कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए जो स्ट्रॉ यूज करते हो, उनमें भी आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा कि आप स्ट्रॉ को जैसे कोल्ड ड्रिंक में डिप करते हैं वो कुछ हाइट तक राइज कर जाता है। वो एक्चुअल में स्ट्रॉ भी जो है वो कैपिलरी ट्यूब है। तो इसी तरीके से भी यहाँ पर ये स्मॉल टैंक लिया है हमने छोटा सा, और उसमें यदि कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया है, तो आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा कि इसमें वाटर जो है वो कुछ हाइट तक राइज कर जाएगा, ऐसा। ये यहां पर यदि आप माइक्रोस्कोप से देखें, ये एक्चुअली जो फ्री सरफेस है इसको बोलते हैं मेनिस्कस। तो इसके जो लोअर एंड को आप फोकस करें तो ये ऐसा दिखेगा। ये जो माइक्रोस्कोप है स्पेशल होता है, एक वर्टिकल स्केल इस पर मूव कर सकता है। तो हम पहले ये फोकस करते हैं इसको यहां पर, फिर यहां पर फोकस करते हैं, और यहां से देखते हैं। पहले इस मेनिस्कस के लोअर एंड को देखते हैं, फिर ये जो टैंक का फ्री सरफेस था वाटर का उसको देखते हैं। ये स्केल पर हमको रीडिंग मिलती है, यहाँ पर टॉप रीडिंग और ये दोनों रीडिंग का जो डिफरेंस आता है वो एक्चुअली में हमको ये बताता है कि ये वाटर या लिक्विड कितना राइज किया, एच की वैल्यू बता देता है। तो हमको, मैं आपको बताऊं कि फाइनली जब मैं फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करूंगा तो H इज इक्वल टू आएगा 2t cos थीटा अपॉन r इंटू डी इंटू ऑफ जी। ये फॉर्मूला डिराइव होने वाला है। H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r इंटू डी इंटू जी। ये फॉर्मूला मैं भी डिराइव करने वाला हूं। इस फॉर्मूले में यदि t को मैं छोड़ दूं और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, h इंटू r इंटू डी इंटू जी अपॉन 2 cos थीटा इज इक्वल टू ऑफ t। ये फॉर्मूला आएगा। एक्चुअल में जो मुझे याद हो वो ये याद है, और इसके बेसिस पर सरफेस टेंशन जो कि कैलकुलेट करना है तो हम ऐसा करेंगे। तो जब आप सरफेस टेंशन करेंगे, फाइंड करना होगा, तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। h मतलब कितना लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में राइज किया वो हाइट, r जो होता है
वो होता है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस हम मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं मैं बताऊंगा। डी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यदि मान लीजिए वाटर यूज करते हैं तो वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, और अदरवाइज यदि कोई डिफरेंट लिक्विड होगा तो उसकी डेंसिटी आपको पता रहेगी। जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आप लोगों को पता है 9.81, और थीटा होता है बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट। जैसे कि प्योर वाटर और ग्लास पेयर लिया जाए तो थीटा की वैल्यू 0 होती है और cos 0 1 होता है। तो एक्चुअली में अदरवाइज हमको एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू गिवन रहती है, तो वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ वाकई में ये आता है क्या, तो देखते हैं हम इसको डिराइव करके। तो आप यहाँ पर देखें कि एक्चुअली में इसमें हो क्या रहा है। तो आपको मालूम है लिक्विड जो है यहां से यहां तक हाइट तक राइज कर गया है। इस लिक्विड का इतने पोर्शन को यदि मैं इनलार्ज कर दूं, जूम करके आपको दिखाऊं, तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा। यहां पर, या मैं अलग से क्यों बनाऊं, किसी को बड़े डायग्राम को बड़ा कर दूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमारे पास जगह भी हो जाएगी बोर्ड पर। मैंने आपको समझाया टैंक, इस टैंक पे यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब, हालांकि ये ट्यूब कैपिलरी ट्यूब बहुत थिन होती है, पर आपको डायग्राम क्लियर दिखे इसलिए मैं बड़ा करके बना रहा हूं। ये ऐसा मेनिस्कस होगा लिक्विड वाटर, इस डायरेक्शन में ये होना चाहिए सरफेस टेंशन। यदि ये टेंजेंट को पीछे अपन एक्सटेंड कर दें तो ये होना चाहिए एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब यदि ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। टी को रिजॉल्व करोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा टी cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा टी sin थीटा। व्हाट इज टी? सरफेस टेंशन। अभी फिलहाल सरफेस टेंशन टी को भूल जाइए क्योंकि आपने इसको रिजॉल्व कर लिया सिर्फ दो कंपोनेंट्स में, एक हॉरिजॉन्टल टी cos थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट टी sin थीटा। मैंने ऐसा आपको केवल इस कॉर्नर पर बताया है, पर प्रैक्टिकली क्या होगा, यदि अपन इसका टॉप व्यू ऊपर से देखें तो ये हमको पूरा ऐसा सर्कुलर दिखाई देगा, और इस सर्कुलर वाटर को जो आप देख रहे हैं इसमें टी cos थीटा पूरी सरकमफ्रेंस पर इस तरीके से अपवर्ड वर्क करेगा। ये इस तरीके से टी cos थीटा पूरी सरकमफ्रेंस पर वर्क करेगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये रहेगा आपका टी sin थीटा। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में इतना h हाइट तक राइज कर गया है और सस्पेंडेड है, इसका मतलब क्योंकि इतने लिक्विड का कुछ तो वेट होगा, वो वेट किस तरफ होगा? डाउनवर्ड। और कोई भी चीज अपने वेट की वजह से नीचे गिरती है, लेकिन यदि नहीं गिर रही है इसका मतलब इस पर फोर्स लग रहा है इतनी ही मैग्नीट्यूड का, और कैसा? अपवर्ड। यदि मैं आपको बोलूं कि मेरे हाथ में एक डस्टर है, यदि मैं इस वक्त डस्टर को छोड़ दूंगा ये नीचे गिर जाएगा वेट की वजह से, पर नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है कि मैं अपने फिंगर्स के थ्रू, हैंड के थ्रू इसके वेट के इक्वल फोर्स लगा रहा हूं, और किस तरफ? अपवर्ड, सेम मैग्नीट्यूड का। इसलिए नेट फोर्स 0 हो गया, ना तो ये ऊपर जा रहा हो ना ही नीचे। ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो मूव कर जाएगा, मतलब अपवर्ड फोर्स बढ़ गया। कम लगा दूंगा तो वेट की वजह से नीचे आएगा। पर यदि वही है, इसका मतलब है कि जितना वेट इसका डाउनवर्ड है उतना ही फोर्स लगा रहा हूं मैं अपवर्ड। तो ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है। यदि इस कैपिलरी ट्यूब में ये वाटर लटका हुआ है, सस्पेंडेड है,
इसका मतलब इसका फोर्स लग रहा है अपवर्ड, कितना फोर्स, जितना इसका वेट है डाउनवर्ड। जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा होगा, टी कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से, या बोल दीजिए सरफेस टेंशन की वजह से। तो हम लोग बोल सकते हैं इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या बोलोगे बच्चों, फोर्स ड्यू टू कंपोनेंट टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड। वेट किस तरफ है, डाउनवर्ड, और ये फोर्स ड्यू टू टी कॉस थीटा किस तरफ है, अपवर्ड। अब बच्चों मैंने आपको पहले बताया है कि सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू F अपॉन L होता है। सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब ये बात अलग है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो T की वजह से नहीं लग रहा है, बल्कि T के कंपोनेंट T cos थीटा की वजह से लग रहा है। इसलिए F T cos थीटा इज इक्वल टू होगा, T की जगह हो जाएगा T cos थीटा इनटू L। किस लाइन पर वर्क कर रहा है ये T cos थीटा, पूरी सरकमफ्रेंस पर। ये पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, नो डाउट 2 पाई r। व्हाट इज r, radius of capillary tube, radius of capillary tube। तो ये हमको पता चल गया एफ टी कॉस थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहां यदि आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये स्टेप जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। एफ टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा into 2 pi r is equal to mg। what is m, mass, mass of suspended liquid, या फिर यदि वाटर है तो फिर वाटर। what is m, mass of suspended liquid। अब डेंसिटी क्या होती है बच्चों, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां पर ये जो m मास है इसकी लिए हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ऑफ g। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, जो हमने कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड लिया उसकी डेंसिटी। और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सस्पेंडेड लिक्विड, ये जो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में सस्पेंडेड है उसका वॉल्यूम। लाइक वेट उसी की वजह से है। तो ये हो गया T cos थीटा into 2 pi r is equal to D into V into of G। V मतलब वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, तो आप देखो यहां पर, यहां से मान लीजिए मैं बोलता हूं A, इसको आप ऐसा ले लें तो इस पॉइंट को बोल सकते हैं B, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F। तो यदि आप ध्यान से देखें तो पहले A B C D E F और इसको नेम दे दिया मैंने G। तो यहां पर ये जो भी वॉल्यूम सस्पेंडेड है उसमें A B D F G ये पार्ट सिलेंड्रिकल है, इसका वॉल्यूम प्लस ये जो आपको मेनिस्कस जो दिख रहा है और हॉरिजॉन्टल इसके बीच का, मतलब ऐसा, ये जो आपको मेनिस्कस दिख रहा है तो इस पार्ट में भी वाटर है, इसका भी वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम आपको ये दिख रहा है और दूसरा वॉल्यूम आपको
ये सिलेंड्रिकल दिख रहा है यहाँ पर, ये ए बी डी एफ जी, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और इस पार्ट का वॉल्यूम सपोज V1 और यहां पर जो पार्ट दिख रहा है इसका वॉल्यूम सपोज V2। तो टोटल वॉल्यूम आप जब बोलेंगे V तो V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2। मतलब यहां पर V इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट A B D F G, A B D F G plus volume of this part B C D E F, इसका वॉल्यूम ऑफ B C D E F, ये दोनों वॉल्यूम जब आप ऐड करोगे तब टोटल वॉल्यूम बनेगा। अब V इज इक्वल टू, ये जो वॉल्यूम दिख रहा है किसका है, सिलेंड्रिकल पार्ट का। सिलेंडर का वॉल्यूम आप लोगों को मालूम है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हमको मालूम है जो कैपिलरी ट्यूब हमने लिया है इसका रेडियस है r स्मॉल r और ये हाइट है h, ये फ्री मेनिस्कस के लोअर एंड तक। तो इसलिए इसका आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट। तो इस पार्ट का वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, तो पहले आप पूरा वॉल्यूम निकाल लो, ये कंप्लीट नो डाउट ये सिलेंड्रिकल है और इसमें से जो हेमिस्फीयर दिख रहा है उसके वॉल्यूम को सबट्रैक्ट कर दो। तो आपको क्लियर दिख रहा है, यदि हम बात कर रहे हैं ये r, यह हाइट की होती है r, तो सिलेंडर जो आपको दिख रहा है ये पार्ट पूरा सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू r, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा और हाइट कितनी है r, तो पूरा वॉल्यूम आ गया। लेकिन इस पूरे वॉल्यूम में से ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट दिख रहा है उसको सबट्रैक्ट कर दो, उसके वॉल्यूम को सबट्रैक्ट कर दो। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फेयर का होगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से वॉल्यूम V की वैल्यू पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो यहां बचेगा H प्लस, यहां पर देखिएगा पाई आर स्क्वायर निकल गया तो क्या बचेगा R माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ R, क्योंकि पाई आर स्क्वायर वहां से भी निकल गया। थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, तो V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H प्लस, यहां पर दोनों में एलसीएम आएगा 3 तो जाएगा 3r माइनस 2r, मतलब कुल मिलाकर r/3। इस तरीके से हमने ये जो वॉल्यूम सस्पेंडेड है कैपिलरी ट्यूब में उसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब इसकी वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जाएगा t cos थीटा into 2 pi r is equal to d into वॉल्यूम V की जगह जाएगा पाई आर स्क्वायर H प्लस r/3 इंटू G, डेंसिटी की जगह डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह मैंने पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर G तो है ही, तो ये G की वैल्यू है। तो ये स्टेप आगे कंटिन्यू हो गई, इसमें पाई पाई कैंसिल हो गया, ये एक r भी कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर आपको बचा 2t cos थीटा।
इज इक्वल टू, यहां पर बचा R इंटू डी इंटू जी इंटू एच प्लस R/3, ये आपको मिला। पर बच्चों एक्चुअली में अपन बोल रहे हैं ना कैपिलरी ट्यूब, तो मैंने पहले ही उसकी डेफिनेशन बताई। द ट्यूब हैविंग फाइन बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, मतलब कैपिलरी ट्यूब का रेडियस बहुत कम होता है। एग्जांपल्स भी दिए मैंने, जब रेडियस बहुत कम है तो उसका 1/3 करोगे R/3 तो बहुत ही कम हो जाएगा, निग्लेजिबल है। तो इस कंडीशन में R यदि बहुत कम है तो R/3 इट इज टेंड्स टू 0, निग्लेजिबल है, निग्लेक्ट कर दीजिएगा। तो आपको मिल रहा है 2t cos थीटा इज इक्वल टू R इंटू डी इंटू जी इंटू एच, RDGH। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू R इंटू डी इंटू जी इंटू एच अपॉन 2 cos थीटा। तो इसका मतलब है कि आप सरफेस टेंशन चाहते हैं किसी लिक्विड का पता करने के लिए, कैपिलरी राइस मेथड से प्रैक्टिकल कीजिए, और आपको पता होना चाहिए कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, जो लिक्विड आपने लिया उसकी डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.81, एच आपको पता होना चाहिए लिक्विड कितना हाइट तक राइज किया, और लिक्विड के लिए लिक्विड और सॉलिड के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें से बच्चों एच जो हम मेजर कर लेते हैं, मैंने बताया एच मेजर करने के लिए आपको पूरा स्पेशल माइक्रोस्कोप मिलता है जो एक वर्टिकल स्केल के ऊपर मूव कर सकता है। आप यहां से देखें और इस वाटर सरफेस को फोकस कर लें, जो भी स्केल पर रीडिंग है वो नोट कर लें, फिर इसको आगे मूव करवाएं अपवर्ड और मेनिस्कस को फोकस कर लें। फिर से देखें यहां से, तो आपको मेनिस्कस दिखना चाहिए। जो भी दोनों रीडिंग का डिफरेंस आएगा वो आपको एच बता देगा। बच्चा आपको इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कैसे मेजर करें, तो कैपिलरी ट्यूब को भी हम इस तरीके से एक स्टैंड पर फिट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो आपको माइक्रोस्कोप मिला है उससे आप फिर से देखते हैं कैपिलरी ट्यूब के इस एंड को यहां से स्केल पर, और फिर नीचे आप जाएंगे तो दूसरे एंड को देखेंगे, ये ऐसा यहां से देखेंगे, ये स्केल पर आपको रीडिंग मिलेगी, ये फर्स्ट रीडिंग, ये सेकंड रीडिंग, दोनों रीडिंग का जो डिफरेंस आएगा वो क्या बताएगा, डायमीटर। इसका हाफ कर देंगे तो क्या जाएगा, रेडियस। तो आप इस तरीके से रेडियस मेजर कर सकते हैं, एच मेजर कर सकते हैं। बस लिक्विड जो आपको मिला उसकी डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, और एंगल ऑफ कांटेक्ट जो फिक्स लिक्विड के ग्लास पेयर के लिए आपको पता रहता है। जैसे वाटर ग्लास पेयर के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, cos 0 1। तो इस तरीके से बच्चों कैपिलरी राइस मेथड की हेल्प से हम किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पर मैंने ये पूरा बोर्ड पर जब किया है, और हो सकता है आप लोग नोट्स बनाते हो, तो मुझे थोड़ी देर के लिए हटना चाहिए ताकि आप वीडियो पॉज कर ले और नोट्स बना लें। तो बच्चों मैं हट जाता हूं।